चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 99 उम्मीदवारों का बीजेपी ने नाम जारी किया है। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से टिकट दिया गया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 99 उम्मीदवारों का बीजेपी ने नाम जारी किया है और ये संभावना बनी हुई थी कि आज बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी उम्मीदवारों की। और एक बड़ा अपडेट आपको इसी से जुड़ा बता दें कि बीजेपी ने चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। और इसमें देवेंद्र फडणवीस, जिनको उम्मीदवार जो बनाया गया है नागपुर दक्षिण पश्चिम से, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, इन्हें टिकट दिया गया है। तो 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। तो आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। विकास श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। विकास, पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये वो 99 सीटें हैं जिसपे किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं था और बीजेपी अच्छे से चाहती थी कि यहाँ पर उनके मौजूदा विधायक है और वो सीट उनके ही खाते में आने वाली है। और इसी वजह से 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो पहली लिस्ट में किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर शंका जताई जा रही थी कि इनका टिकट कट सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीजेपी ने लगभग सारे अपने वही विधायक रिपीट किए हैं जो कि पिछले टर्म में जीत कर आए थे। मतलब राम कदम, जो कि घाटकोपर पश्चिम से विधायक हैं, इनके नाम की चर्चा थी कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा 5 विधायक और हैं जिनके टिकट कटने की चर्चा थी, लेकिन वो भी रिपीट किए गए हैं। तो 99 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें खुद देवेंद्र फडणवीस, जो कि डेप्यूटी सीएम है, वो नागपुर दक्षिण पश्चिम से लड़ेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी सीट से लड़ेंगे। और इसके अलावा अशोक चौहान की बेटी श्री जया चौहान को भी मौका दिया गया है। अपने ही पिता की सीट से उन्हें टिकट दी गई है, भोकर विधानसभा सीट से। तो इस किस्म से 99 उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है सामने आ चुकी है। और इतना तय है कि बीजेपी मैक्सिमम सीटों पर आपकी बार महाराष्ट्र में लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल, तो पहली लिस्ट जारी हो गई है। और विकास जैसे अगर हम बात करें, बीजेपी ने अपना टारगेट जो है 142 सीटों का कम से कम रखा गया है। 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। क्या इसके बाद अन्य उम्मीदवार या बीजेपी जिस तरह से 142 सीटों पर इस विधानसभा चुनाव में उतरना चाह रही है, क्या वो सहमति बन पाई है? क्या ये उम्मीद जताई जाए कि बीजेपी की जो अब अगली लिस्ट जारी होगी वो इसको मिलाकर 142 होगी? जी बिल्कुल, देखिए, हम और 2 सूचियों का इंतजार कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, ऐसी 2 लिस्ट और आ सकती है, क्योंकि बीजेपी कम से कम 155 सीटों पर लड़ना चाहती है ताकि वो टारगेट मेंटेन कर सके जो उसने डिसाइड किया हुआ है। और इसी वजह से 155 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है आने वाले 2 खेप में हो, और 2 लिस्ट जो है वो आए। लेकिन जो हमें पता चला है उसके मुताबिक महायुति के जो 3 घटक दल है, मतलब बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, इनमें कुछ सीटों को लेकर तनातनी बनी हुई है। उनके अभी भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया बनी है। लेकिन 99 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा तो बीजेपी कर चुकी है। कमलेश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कमलेश जी, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 99 उम्मीदवार जो हैं उनके नाम जारी कर दिए हैं। बीजेपी 142 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है। ऐसे में सहमति बनती जाएगी। और जैसे अभी मैंने विकास से भी पूछा, क्या लग रहा है कि 99 के साथ और जो लिस्ट जारी होगी वो 142 सीटों को साफ कर देगी? नहीं, देखिए, जो जानकारी मिली थी कल देर शाम तक कि 155 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी ने कल, आपको याद होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें ये जानकारी दी गई कि 110 सीटों पर पार्टी अपनी मुहर लगाई थी। बाकी की सीटों पर यह कहा गया कि तीनों पार्टी यानी महायुति के जो 3 घटक दल, उनसे बातचीत करने के बाद और भी लिस्ट फाइनल किया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि कुछ सीटें ऐसी है जो अदला बदली की जा सकती है, कुछ सीटें जो जिन पर बीजेपी का विधायक है, हो सकता है कि वो शिवसेना को चला जाए। उसी तरह शिवसेना कुछ की सीटें हो सकता है कि एनसीपी पवार गुट को चलाया जाए। तो कुछ सीटों का अदला बदली किया जाना था, लिहाजा प्लस माइनस कहा गया था, प्लस माइनस 5 सीटें हो सकती है। यानी 155 सीटों की जो रूपरेखा दी गई थी उसमें हो सकता था कि 5 सीटें या तो बीजेपी बढ़ जाती या 5 सीटें घट जाती। लिहाजा अभी 110 सीटों पर चर्चा हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, उसमें से 99 जारी कर दी गई। और खास बात है कि 8 इसमें महिलाएं हैं। निश्चित रूप से 25
अक्टूबर तक आपको 25 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करने की अधिसूचना जारी होगी। तो 25 से लेके 29 तक 5 दिन का समय बचेगा जब नॉमिनेशन फाइल किया जा सकेगा। ऐसे में पर्याप्त समय भी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 या 2 लिस्ट और आ सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब तो महायुति में जो सीट अरेंजमेंट का सहमति बनेगी, सहमति बन जाए, ये डिक्लेरेशन हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कमलेश जी, क्योंकि सहमति बनना बहुत जरूरी है। हालांकि लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले वक्त क्या तय करेगा, और खासकर सीटों को लेकर। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जैसा अभी आपने बताया कि कुछ नाम है, अनुमान लगाया जा रहा था कि इन नामों को दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन सभी जो नाम है वो रिपीट एक बार फिर से बीजेपी ने किए हैं। तो एक तरह से सेफ साइड लेकर बीजेपी चल रही है, क्योंकि चुनाव को जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता। जी बिल्कुल, देखिए असंतोष अगर पार्टी के भीतर होगा तो उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये बीजेपी अच्छे से जानती है। हालांकि बीजेपी को अमूमन एक अनुशासित पार्टी के तौर पर देखा जाता है। जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है वो लोअर कैडर को करना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके अगर बगावत टालनी है तो रिपीट करना पड़ता है। इसी वजह से जिन 5 नामों का चर्चा थी कि इनके टिकट कट सकते हैं, वो 5 नाम अभी भी इंटैक्ट है इस लिस्ट में, मतलब शामिल है। और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब की बार कोई जोखिम नहीं लिया है। वो चाहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट पर वो लड़े और अपना पिछला जो टैली था, मतलब 103 विधायकों का, उससे ज्यादा विधायक अब की बार उनके चुनकर आए। ये उनकी कोशिश है, और ये सब करने के लिए सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी किस्म का असंतोष पार्टी के भीतर न हो, किसी भी किस्म की बगावत ना हो। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ नाम गिनाता हूँ। जी जी। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम, इनके नाम की चर्चा थी कि इनको रिपीट नहीं किया जाएगा, इनको टिकट नहीं दी जाएगी। विनय पार्ले विधानसभा सीट से पराग अलवनी, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसी भी चर्चा थी। लेकिन ये सब सिर्फ चर्चाएं थी, कोई पुष्टि इनकी कर नहीं रहा था। और अब जब ये लिस्ट आई है तो हमें पता चल रहा है कि सारे नाम जो है ऐसे के ऐसे ही है, किसी का भी टिकट कटा नहीं है। मतलब बीजेपी कोई भी जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है इस समय, और उसमें बगावत जो है मोलना किसी का बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि सत्ता पर काबिज होना है। और कमलेश जी, जैसे कहा जाता है कि अमित शाह जो हैं वो चाणक्य कहे जाते हैं, चुनावों के दौरान उनकी रणनीति बहुत कारगर होती है। बीजेपी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या ये रणनीति इस बार भी कारगर होगी, क्योंकि सीट्स जो नाम सामने आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे विकास भी अभी बता रहे थे। निश्चित रूप से आपने देखा झारखंड का भी, कल आपने देखा होगा झारखंड में मैक्सिमम सीटें रिपीट कर दी गई। इसलिए निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में है, इसलिए बीजेपी किसी तरह से जोखिम लेना नहीं चाहती। और एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कल देर शाम जब बीजेपी के महासचिव से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 115 सीटें ऐसी हैं, 103 जो बीजेपी ने जीती पिछली बार, और तकरीबन 10 से 12 जो इंडिपेंडेंट है उनकी सीटें बिल्कुल क्लियर है। यानी 115 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी का उम्मीदवार तय हो चुका है। जाहिर सी बात है 110 सीटों पर बीजेपी ने केंद्रीय शासन समिति की बैठक में फैसला लिया था, और 45 सीटें ऐसी थी जिन पर कंटेंशन था। यानी लेकिन उसमें से ज्यादा सी सीटें ऐसी जिसमें एनसीपी भी क्लेम कर रही थी, शिवसेना भी आपस में क्लेम कर रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि राज्य इकाई को कहा गया है कि आप एक समन्वय बनाकर डिक्लेयर कर दें। और जानकारी यही थी कि कल देर शाम तक सीट शेयरिंग का फार्मूला डिक्लेयर हो जाना था, लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला डिक्लेयर नहीं हुआ, लिहाजा कल महाराष्ट्र की लिस्ट नहीं जारी की गई है। लिहाजा अभी बीजेपी ने अपने सेफ गेम खेलते हुए 99 लोगों की नामक सूची जारी कर दी है। और पहले महायुति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक सीट अरेंजमेंट की घोषणा की जाएगी, उसके बाद बाकी सीटों का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये अमित शाह का ही चाणक्य नीति है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चाणक्य नीति जो है वो कारगर बीजेपी के लिए साबित हो महाराष्ट्र में, ऐसे बीजेपी उम्मीद करके चल रही है। हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि किन किन को कहां कहां से सीट मिली है, तो हम अपने दर्शकों को ये बताएं जरा कि कहां कहां से किन किन को सीट मिली है। उससे पहले आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस एक अहम चेहरा, ये देखिए महाराष्ट्र में जो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है, कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है, भोकर से श्री जया को टिकट दिया गया है, अशोक चौहान की बेटी हैं श्री जया, और उन्हें जो टिकट है वो दिया गया। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया गया है, जो अहम चेहरा जो है और अहम सीट की जो दावेदारी के लिए वो उतरेंगे चुनावी मैदान में। तो कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है, भोकर से श्री जया को टिकट दिया गया है। और श्री जया के बारे में चूंकि उनका राजनीतिक एक
शुरू से उनका एक वर्चस्व रहा है, चूंकि उनके पिता भी राजनीति में। अब ऐसे में नंदुरबार से विजय कुमार गवित को टिकट दिया गया है, कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है। तो ये अहम नाम जो है ये हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली लिस्ट हालांकि जारी हो गई है, 99 उम्मीदवार। तो अशोक चौहान की बेटी श्री जया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, और उनको उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। नादुरबार से विजय कुमार गवित को टिकट दिया गया है। अहम सीट्स जो हैं, जो खास सीट्स हैं, उनमें कहां-कहां टिकट जो है वो दिया गया है, एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ में विकास, ये टिकट जो हैं, जो अहम सीट्स हैं, उन टिकट उन्हीं जो चेहरे उन सीट्स के लिए लाए गए हैं वो बहुत ही अहम है। जैसे हम श्री जया का नाम देख रहे थे और हम देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर लेते हैं, बहुत अहम सीट जो है उन्हें दी गई है। ये बिल्कुल देखिए, बड़ी कहें कि बहुत ही प्लानिंग के साथ ये लिस्ट तैयार की गई है। बीजेपी अमूमन ये नहीं देखती कि उम्मीदवार नाराज हो जाएगा या क्या हो जाएगा, वो जिताऊ उम्मीदवार को मौका देना चाहती है। और जब पार्टी ग्रास रूट लेवल पे अपना इन्वेस्टिगेशन करती है और तसल्ली हो जाती है कि ये उम्मीदवार ये सीट जीत कर हमें दिला पाएगा, तब जाकर उसको टिकट दी जाती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अमूमन किसी की जिद के सामने झुकता नहीं है, हमने देखा है। और यही इस समय की लिस्ट में नजर आ रहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, बीजेपी को लगता है कि ये वो उम्मीदवार हैं जो ये चुनाव जीत कर आ सकते हैं। मतलब जिस सीट से श्री जया अशोक चौहान को टिकट दी गई, जो अशोक चौहान की बेटी हैं, ये खुद अशोक चौहान की सीट हुआ करती थी। यहाँ से 3 बार के विधायक हो रह चुके हैं और यहीं से विधायक रहते हुए वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने थे। अब चूंकि वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, तो बीजेपी चाहती है कि अशोक चौहान का जो भी जनाधार है वो श्री जया चौहान को जिताने में मदद करे, इसलिए उनको एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में देखती है। मैं बता दूं कि इस पहली लिस्ट में कई महिलाओं के नाम भी है, मतलब महिलाओं को भी अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं एक के बाद एक महिलाओं के नाम पढ़कर सुनाता हूँ उनकी कंस्टिट्यूएंसी के साथ, जिसमें पहला नाम तो श्री जया अशोक चौहान का हम ले ही रहे, भोकर विधानसभा सीट से। जिंतूर सीट से मेघना बोर्डीकर है। इसके अलावा फुलंबरी से अनुराधा ताई चौहान है। नासिक पश्चिम से सीमा ताई हीरे को टिकट दी गई है। बेलापुर जो कि नवी मुंबई में आता है, वो वहां से मन्ना महात्रे को टिकट दी गई है। दहीसर नॉर्थ मुंबई की विधानसभा सीट है, मनीषा चौधरी को टिकट दी गई है। गोरेगांव से विद्या ठाकुर को टिकट दी गई, इनको रिपीट किया गया है। और इसके साथ ही पार्वती विधानसभा क्षेत्र से माधुरी मिश्र, देवगांव से मोनिका राजले, श्रीगोंडा से प्रतिभा पाचपुटे, कैद से श्रीमती मुन्नरा। और इस किस्म से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को भी अच्छा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश जो है ये बीजेपी की इस लिस्ट में की गई है। बिल्कुल, महिलाओं को जो है एक तरह से जो टिकट का देना है वो भी। और देखिए विकास, ये तो बात तय है, हमने देखा है बीजेपी की जो रणनीति है हर जगह अलग तरह की होती है। कमलेश जी, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो जरा आप बताएं, बीजेपी की रणनीति जो है हर राज्य में अलग रही। अगर हम बात हरियाणा के संदर्भ में करें तो बहुत डिफरेंट थी, और अगर अब हम बात झारखंड की करें, लोकसभा हारने वालों पर भी दांव लगाया है, बीजेपी के अलग जो समीकरण है वो बन रहे हैं वहां पर। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में सभी चेहरे, जिस तरह से भी विकास भी बता रहे हैं, वो चेहरे रिपीट किए गए हैं। तो यहां जीतने के समीकरण कुछ और। कमलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए विकास, जैसे हम बात कर रहे हैं, कमलेश जी से मेरा प्रश्न था कि जो रणनीति है वो हर जगह हर राज्य में कुछ अलग तरह की, हरियाणा में अलग रही। और झारखंड की बात करें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि लोकसभा जो हार गए हैं कैंडिडेट, उनको भी टिकट दिया है बीजेपी ने। लेकिन महाराष्ट्र में जो है जिताऊ चेहरों पर दांव लगा रही है। तो हर जगह की रणनीति जो है वो बहुत ही अलग लेकर बीजेपी चल रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें रीजनल इफेक्ट तो आता सेम नहीं है, रिपीट नहीं है रणनीति, हर जगह अलग अलग तरह से चल रही है। बिल्कुल, इसमें रीजनल इफेक्ट तो आता ही है। देखिए जैसे मैं बात करूं कनकवली की, जो कि कोकण क्षेत्र में आता है, ये कनकवली गढ़ माना जाता है नारायण राणे का। यहाँ पर नारायण राणे का बहुत तगड़ा जनाधार है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की राजनीति में नारायण राणे को लोग महाराष्ट्र का कोकण का बाघ बोलते हैं। तो इस किस्म की उनकी नेता की छवि है। और इसी वजह से उनके बेटे नीतीश राणे को कनकवली से टिकट दी गई है। नीतीश आग्रह कर रहे थे बीजेपी से कि वो कनकवली से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका होम टाउन है और उन्हें ये विश्वास था कि अगर यहाँ से उनको टिकट मिलती है
तो वो निश्चित जीत कर आएंगे। तो उनका भी मान रखा गया है। कणकवली से नीतीश राणे को टिकट दी गई है। आशीष शेलार जो कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनको जो है उनको भी टिकट मिली है। इसके अलावा बांद्रा पश्चिम से उनको टिकट मिली है। हम बता दें इमरान कदम का जिक्र मैं कर ही चुका। पराग अलवणी के बारे में मैंने बताया कि उन्हें विले पार्ले से टिकट दी गई है। जो तेज तर्रार नेता है अमित शाटम करके बीजेपी के, उनको अंधेरी पश्चिम से दोहराया गया है। मलाड पश्चिम अभी बीजेपी के खाते में नहीं है, मतलब वहां से बीजेपी का विधायक नहीं है, लेकिन वहां पर कांग्रेस विधायक को हराने के लिए विनोद शेलार पर भरोसा जताया है अब की बार बीजेपी ने। तो बड़ी ही तरह की स्क्रूटिनी करने के बाद, एक जांच पड़ताल करने के बाद ये जो है लिस्ट बनाई गई है। मुलुंड से हम देख रहे हैं मिहिर कोटेचा को जो है टिकट दी गई है। ये मिहिर कोटेचा वही है जो लोकसभा चुनाव हार चुके थे, लेकिन इन पर दोबारा से भरोसा जताया गया और उन्हें मुलुंड से टिकट दी गई है। एरौली से गणेश नाइक को टिकट दी गई है। हालांकि ये एनसीपी से फूट कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन चूंकि नवी मुंबई में गणेश नाइक का बहुत तगड़ा जमादार है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि वो एक जिताऊ कैंडिडेट है, इसलिए उनको मौका दिया गया है। तो इस किस्म से पहली लिस्ट को मैं बोल सकता हूँ कि काफी ब्रेन अप्लाई किया गया है और जिस मौके इस लिस्ट में दिए गए हैं। अगर हम बात करें महायुति की विकास, तो बीजेपी ने तो अपना स्टैंड ले लिया, पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब बात शिंदे की और अजीत पवार की है। क्या उम्मीद की जाए, कब तक उनके उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे? बिल्कुल, देखिए बीती रात को ही देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि महायुति के तीनों घटक दल अपना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगे, न कि महायुति की कोई ज्वाइंट लिस्ट आएगी। और इसकी शुरुआत अब बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी के हिस्से में जितनी सीटें आई हैं उनमें से 99 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार जाहिर कर दिए हैं अपनी पहली लिस्ट में। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिन सीटों पर पिक्चर एकदम क्लियर है, पार्टियां जानती हैं कि उन्हीं का उम्मीदवार उतरना है, अब उनकी लिस्ट भी धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो जाएगी। शिंदे गढ़ की जो शिवसेना है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक वो भी 30 से 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे और यही हाल एनसीपी के, अजीत पवार की एनसीपी का होगा। लेकिन सभी नामों का ऐलान जो है सिर्फ पहली लिस्ट में नहीं होगा। बीजेपी 142 सीट की बात कर रही थी, 155 पर जो है वो सिमरती हुई नजर आ रही है। और चलिए खैर, जो अब इस पूरी जो खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।